बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 10 की एक्सरसाइज पार्ट 1। हम देखेंगे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं पहला एमसीक्यूज़। विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी जो गैसेज हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिस्पॉन्सिबल है। अल्फ़ा है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बीटा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, चार्ली है कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन, डेल्टा है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ली, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये दोनों एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन की रिस्पॉन्सिबल है। एमसीक्यू नंबर 2 है इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। सल्फर का कौन सा सोर्स है जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का रिस्पॉन्सिबल है। अल्फ़ा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, बीटा है वेस्ट गैसेज फ्रॉम डाइजेशन ऑफ एनिमल, चार्ली है फोटोकेमिकल स्मोक, डेल्टा है कम्बस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। जो करेक्ट आंसर है वो है डेल्टा कम्बस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स के कम्बस्शन से जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। आगे है थर्ड एमसीक्यू। कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो कौन सी जो गैस है उसकी एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। अल्फ़ा है ऑक्सीजन, बीटा है नाइट्रोजन, चार्ली है कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा है वाटर वेपर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही होती है। आगे है एमसीक्यूज नंबर 4। विच सब्सटेंस रिमेन्स अनइन्फेक्टेड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स किया जाता है तो उसमें जो कौन सा सब्सटेंस है वो अनइफेक्ट रहते हैं। अल्फ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चार्ली है नाइट्रिक ऑक्साइड, डेल्टा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अनइफेक्ट रहते हैं। 5 MCQs है पीपल ऑफ विच एज ग्रुप्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। कौन सा जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन से। अल्फ़ा है यंग एडल्ट्स, बीटा है मिडिल एज पीपल, चार्ली है चिल्ड्रन, डेल्टा बोथ चिल्ड्रन एंड एज्ड पीपल। तो ये है बोथ चिल्ड्रन एंड एज्ड पीपल। ज़्यादा उम्र के लोग और जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन से। आगे छठा MCQs है इन विच एरिया देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन। कौन सा एरिया जहाँ पे एसिड रेन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। अल्फ़ा है अराउंड विलेज, बीटा है अराउंड बिग सिटीज़, चार्ली है अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया, डेल्टा है अराउंड वाटर बॉडीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ली, अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरिया के जो नज़दीक जो है एसिड रेन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आगे 7 MCQs। वाई इज स्मोक नॉट फेल्ट इन समर। जो स्मोक है वो समर में फेल्ट क्यों नहीं होती। अल्फ़ा है बिकॉज फॉग इज़ नॉट प्रेजेंट इन समर, बीटा है बिकॉज ड्यू टू हीट ऑफ द अर्थ द स्मोक राइजेस अप, चार्ली है बिकॉज इन समर स्मोक एंड फॉग कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर, डेल्टा है बिकॉज लेस फॉसल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन समर। तो हम लोगों ने इसमें से बेस्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है बीटा, बिकॉज ड्यू टू द हीट ऑफ द अर्थ द स्मोक राइजेस अप। तो हीट की वजह से जो अर्थ की हीट की वजह से जो स्मोक है वो राइज अप हो जाता है, मतलब उठ जाता है। ये 8th MCQs। विच कैटलिस्ट यूज इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट सिस्टम में जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। अल्फ़ा है निकल, बीटा है कॉपर, चार्ली है प्लाटीनियम, प्लाडियम, रुहीडियम, डेल्टा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, प्लाटीनियम, प्लाडियम और रुहीडियम। तो करेक्ट आंसर क्या है चार्ली, प्लाटीनियम, प्लाडियम और रुहीडियम। आगे है 9 MCQs। विच कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। जो कौन से कंपोनेंट्स हैं वो एसेंशियल है फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन के लिए। तो अल्फ़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सनलाइट, चार्ली है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सनलाइट, डेल्टा है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सनलाइट। जो स्मोक की होती हैं 2 टाइप्स होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक और सल्फ्यूरिक स्मोक या
इसे रिड्यूसिंग स्मोक भी बोलते हैं। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है और जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। तो इनका जो मेन डिफरेंस है। आगे 10 MCQs विच गैसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। जो कौन सी गैसेस हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अल्फा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, बीटा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, चार्ली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डेल्टा बोथ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जो करेक्ट आंसर है वो है डेल्टा बोथ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। आगे है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो अवेयरनेस आ जाए ताकि हम लोग जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा करें ताकि जो पोल्यूशन कम से कम हो, जिसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम से कम करें, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनका यूज़ कम से कम करें और जो है प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो ये हर एक को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, द मेन गोल ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशू। जो मेन गोल है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का वो ये है कि जो इन्वायरमेंटल इशू जो है उसके बारे में अवेयरनेस हो, डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो ये कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब पैदा करें, लोगों में शऊर पैदा करें और इसे प्रमोट भी करें इसकी प्रैक्टिस को। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचर एंड इनकरेजेस एक्शन टू प्रोटेक्ट द कंजर्व नेचुरल रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये इंडिविजुअली जो है वो हर ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो भी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये यूज़ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ पार्टिकुलेट मैटर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। जो पार्टिकुलेट मैटर है वो एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज होते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। पार्टिकुलेट जो मैटर है वो एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज़ होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से और नेचुरल एक्टिविटीज़ से रिलीज़ होते हैं, इनके थ्रू रिलीज़ हो रहे होते हैं। जो सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, सबसे पहले जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज में वोल्केनिक इरप्शंस आ जाते हैं, मतलब आतिशफशां का फटना, फॉरेस्ट फायर्स आ जाती हैं, जंगलों में आग का लग जाना, डस्ट स्टॉर्म्स आ जाते हैं, मतलब मिट्टी का जो तूफान होता है, पोलन एंड सी स्प्रे। और ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जिसमें कोल, ऑयल, गैस वगैरह, इंडस्ट्रियल एमिशन, व्हीकल एग्जॉस्ट से चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन करते वक्त या कानूनी करते वक्त, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्लॉइंग, बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू, तो जब हल चलाते हैं या जो क्रॉप रेजिड्यू होता है उसे बर्न करवाते हैं, तो तभी ये जो है पार्टिकुलेट जो मैटर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट लीडिंग टू द एयर पोल्यूशन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदेह, माहौल के लिए भी, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, सांस की बीमारियाँ। तो ये पार्टिकल चाहिए हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं, स्पेशली उनके लिए जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज़ मोर पॉइजनस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस ज़्यादा पॉइजनस है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हम लोग देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा पॉइजनस है, और ये क्यों पॉइजनस है, क्योंकि ये एक तो टॉक्सिक गैस है, कलरलेस है, ओडोरलेस है, और ये जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ये बाइंड कर जाती है हमारी बॉडी में। तो जो एक ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारी बॉडी में वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से समटाइम चक्कर आने लग जाते हैं या बेहोश हो जाता है और समटाइम डेथ कॉज हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ मोर पॉइजनस दैन कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मोर पॉइजनस है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड अ हाईली टॉक्सिक, कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस। तो ये हाईली टॉक्सिक है, कलरलेस भी है और ओडोरलेस भी है। डेट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है ब्लड में, और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारी बॉडी में वो कम कर देती है, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। इवन स्मॉल अमाउंट कैन काज डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। तो इसकी जो स्मॉल अमाउंट भी है वो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, उससे बेहोश हो जाएगा इंसान, या अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी।
अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तब भी हार्मफुल है अगर इसकी कंसनट्रेशन हाई हो। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ये टॉक्सिक नहीं है, लेकिन अगर इसकी कंसनट्रेशन हाई होगी तो फिर ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये सफोकेशन कर देती है ये, और सफोकेशन करती कहाँ पे है, इनक्लोज स्पेसेस पे। ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है और ये हमारे जो ब्लड के साथ है वो डायरेक्टली बाइंड नहीं होती हेमोग्लोबिन के साथ, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी हार्मफुल इन हाई कंसनट्रेशन, ये तब भी हार्मफुल है जब इसकी कंसनट्रेशन हाई होगी। इट इज़ नॉट एज टॉक्सिक एज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये टॉक्सिक नहीं है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक है। इट मेनली काजेज सफोकेशन इन इनक्लोज्ड स्पेसेस बाय डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन, ये सफोकेशन समटाइम कॉज कर देती है मतलब इनक्लोज स्पेसेस पे ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके, बट डज नॉट डायरेक्ट पॉइजन द ब्लड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये डायरेक्ट पॉइजन नहीं है जिस तरह कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं हमारी बॉडी में, तो ये उस तरह पॉइजनस नहीं है। आगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज एसी रेन अफेक्ट्स फॉरेस्ट, जो एसी रेन है वो फॉरेस्ट को कैसे अफेक्ट करती है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो एसिड रेन है वो फॉरेस्ट को कैसे अफेक्ट करती है। सबसे पहले जो उनके जो ट्रीज होते हैं उनकी लीफ और बाग को डैमेज करती है, लीफ एंड बाग डैमेज। एसिड रेन वीकन्स ट्री लीव्स काजिंग डिस्कलरेशन, होल्स एंड रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू पुअर ग्रोथ। तो ये जो है पौधों के जो पत्ते होते हैं उनको वीकन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्कलर हो जाते हैं, उसमें होल्स बन जाते हैं और वो जो फोटोसिंथेसिस है वो फिर वो कर नहीं सकते फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसकी वजह से वो अपनी फूड जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से फिर पुअर ग्रोथ होती है। आगे है सॉइल डिग्रेडेशन, जो इसमें जो है सॉइल के अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रेंट्स होते हैं, जिससे हमें कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और अदर जो न्यूट्रेंट्स हैं वो वॉश हो जाते हैं। तो जो टॉक्सिक एलिमेंट है उनकी जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे एलुमिनियम हो गई, जिंक हो गई, तो ये जो है सॉइल को फिर लेस फर्टाइल बना देते हैं। Soil degradation, it washes away essential nutrients like calcium and magnesium, जो essential nutrients है जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम है ये इनको वॉश कर देते हैं, while increasing toxic elements like aluminium making the soil less fertile। तो जो टॉक्सिक एलिमेंट है उनकी जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे एलुमिनियम है जिसकी वजह से जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। These affects weaken trees, slow forest growth एंड डिसरप्ट द इंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये जो अफेक्ट है ये ट्रीज़ को वीकन कर देते हैं, मतलब दरख्तों को कमज़ोर कर देते हैं, तो जो जंगलों की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है और जो इंटायर इकोसिस्टम है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसल फ्यूल्स बिकम्स डेंजरस। फॉसल फ्यूल्स में जो सल्फर प्रेजेंट होता है तो वो किस लिहाज से हमारे लिए डेंजरस है, तो ये हम लोग देखते हैं। और जो फॉसल फ्यूल्स में सल्फ़र प्रेजेंट होता है वो डेंजरस कैसे है हमारे लिए, जब ये फॉसल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, जो कि एसिड रेन की वजह बनते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं, ये हमारी बिल्डिंग को भी डैमेज कर देते हैं, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो सल्फ़र से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है फॉसल फ्यूल्स के बर्न होने से, जो कि एसिड रेन एयर पोल्यूशन का बाइस बनती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। 3 मेजर सोर्स बताएं जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, तो ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने जस्ट 3 नेम्स पूछे हुए हैं मेजर सोर्सेज के जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें जो पहले नेम जो है वो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स के बर्न होने से भी, सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई से भी, और जो थर्ड है वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, तो एग्रीकल्चर में हम लोग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो यूज़ कर रहे होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में की वजह से भी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इन 3 जो मेजर सोर्स हैं ये 3 इनकी वजह से। तो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स देख लेते हैं। इसमें जो कोल ऑयल जो गैस होती है इनकी जब कंबस्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। Coal, oil and gas combustion release carbon dioxide and other greenhouse gases। तो जो कोल ऑयल और गैस कम्बस्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही होती है और ग्रीन हाउस गैसेस। डिफॉरेस्टेशन, जो कटिंग डाउन ट्रीज रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। अब जब ट्रीज़ के कट डाउन कर देंगे ट्रीज़ को तो
कार्बन डाइऑक्साइड की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी। इंक्रीजिंग इट्स कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, तो जो इसकी जब कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी एटमॉस्फेयर में। जाहिर सी बात है जब ट्रीज़ कट डाउन कर देंगे तो जो एब्जॉर्प्शन है इसकी वो कम हो जाएगी, इसके जो एटमॉस्फेयर में कंसनट्रेशन है वो हाई हो जाएगी। आ गया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जैसे फैक्ट्रीज एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग एमिट मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। जो मीथेन एमिट कर रही होती है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिट कर रही होती है, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनती हैं। तो ये भी जो है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट की बड़ी वजह है, मतलब बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो उन लोगों ने जस्ट नेम ही पूछा था, लोग जस्ट नेम लिखते हैं, तो आगे मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया आप लोगों को। हाउ इज़ विंड एनर्जी यूज़फुल फॉर अस, जो विंड एनर्जी है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, ठीक है हम लोग देखते हैं। तो जो विंड एनर्जी है ये हमारे लिए किन वे में यूज़फुल है। सबसे पहला जो वे है वो रीन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब रीन्यूएबल हो जाती है और क्लीन एनर्जी देती है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, तो ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है इन्वायरमेंट को पोल्यूट किए बगैर, और डिप्लीटिंग नेचर रिसोर्सेज, और जो नेचर रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म किए बगैर, मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट नहीं करेगी और नेचर रिसोर्सेज को भी ख़त्म नहीं करेगी, तो ये हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी देगी। और ये एक रीन्यूएबल प्रोसेस है, मतलब दोबारा बन जाता है, मतलब दोबारा न्यूएबल, दोबारा बन जाना। सेकेंड वे है रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसल फ्यूल्स, जो हम लोग फॉसल फ्यूल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो उसकी डिपेंडेंसी भी जो है वो कम हो जाएगी। तो इट हेल्प्स कंजर्व कोल, ऑयल एंड गैस, तो ये हमें कोल, ऑयल और गैस को कंजर्व करने में हेल्प करेगी। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है उनको भी कम करेगी। नंबर 3 है कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल, मतलब इसकी जो है वो एक रीज़नेबल प्राइस है और ये पायदार भी है। तो एक दफ़ा विंड जो टरबाइन उनको इंस्टॉल करते हैं तो ये हमें लो कॉस्ट एनर्जी देती हैं लॉन्ग टाइम। वंस इंस्टॉल्ड विंड टरबाइंस प्रोवाइड लो कॉस्ट एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक दफ़ा इंस्टॉल कर देंगे तो ये हमें लो कॉस्ट में लॉन्ग टाइम एनर्जी देगी। नंबर 4 पे है स्पोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट, जो देहाती इलाके उनकी डेवलपमेंट भी हो जाएगी, तो उनको जॉब्स भी मिल जाएंगी और जो है दूर दराज के इलाके उनको एनर्जी भी मिल जाएगी। विंड फार्म्स क्रिएट जॉब्स, ये जॉब्स भी दे देगी एंड प्रोवाइड एनर्जी टू रिमोट एरिया, जो दूर दराज के इलाके उनको एनर्जी भी प्रोवाइड कर देगी। 5 है रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है उससे भी कम कर देगी। जैसे फॉसल फ्यूल्स हैं वो जो है एयर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, तो लेकिन ये नहीं बनेंगी। तो अनलाइक फॉसल फ्यूल्स विंड एनर्जी डज नॉट रिलीज हार्मफुल गैसेस इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, तो जो फॉसल फ्यूल्स की तरह ये बिल्कुल भी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं करती, जो विंड एनर्जी है और जो एयर की क्वालिटी उसको भी इम्प्रूव कर देती है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की तरक्की दे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।